हेलो दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक है महासागरीय जल, जो कि क्लास 11th का महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें से जो टर्म 2 का एग्ज़ाम है ज्योग्राफी का, उसमें ये चैप्टर एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से अभी जैक ने 3 सेट जारी किए हैं। उन तीनों सेट में जितने भी क्वेश्चन इस सेट मतलब इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन तीनों मॉडल सेट में दिए गए हैं, वे सारे मॉडल क्वेश्चन का जितना भी प्रश्न है वे सारे प्रश्नों का संग्रह है ये। और इसमें मैंने संग्रह करके इसको हैंड रिटन नोट्स है, जो कि आपको कहीं और मिलने वाला है नहीं। तो आप लोग चलिए देखिए अच्छे से और समझिए। ये आंसर लिखेंगे तो आपको एक भी नंबर कहीं माइनस होने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और इस चैप्टर का नाम है महासागरीय जल, जो फर्स्ट बुक का है। फर्स्ट बुक में 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, महासागरीय जल और एक चैप्टर है, तो वो भी मैं करा दूंगा। पहले आप कमेंट में बता दीजिएगा ये अच्छा है तो बताइएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट में देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हुए चालू करते हैं। तो दोस्तों, महासागरीय जल चैप्टर का नाम है महासागरीय जल। महासागरीय जल से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे आप। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक गहरे गर्त का नाम क्या है। विश्व में सबसे अधिक गहरा जो गर्त है, गर्त कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो समुद्र महासागरों में गर्त पाए जाते हैं। तो ये इसका है आंसर लिखिएगा, प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है, विश्व का सबसे गहरी गर्त है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। एक नंबर का 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये, जो कि आपको फुल नंबर मिलेंगे। आप पहले इसको लिखिएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे, इसमें आपको कहीं भी दिक्कत होने वाला है नहीं। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि मॉडल क्वेश्चन पे पूछा गया है। वो क्वेश्चन है दोस्तों, महासागरीय जल की औसत लवणता क्या है। तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ, महासागरीय जल की औसत लवणता है 35। औसत लवणता क्या, पहले वो समझाएंगे। तो महासागरीय जल की औसत लवणता क्या है? 35 प्रति हज़ार। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे और बताते हैं आपको इसका अगला टॉपिक क्या है। देखते हैं, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं और आपको पता होगा इसका आंसर। तो कितने हैं आपको इसका आंसर पता होगा दोस्तों। और पृथ्वी के कितने प्रतिशत पर भाग पर जल है? तो 71%। हालांकि 70.8% पर है, 70.8% पर है, लेकिन ये लगभग है 71%। अब महासागरीय नित्तल के अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महासागरीय नित्तल के उच्चावच का वर्णन करें। तो महासागरीय नित्तल के उच्चावच का वर्णन करेंगे हम लोग। पहले बता देना चाहता हूँ मैं इसके बारे में, महासागरीय नित्तल के उच्चावच का वर्णन करें। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कहता है, महासागरीय अधस्तल का प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। महासागरीय अधस्तल का प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है दोस्तों। महासागरों के जल के नीचे की भूमि, अर्थात महासागरीय अधस्तल भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जटिल तथा विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करती है। अर्थात महासागरीय अधस्तल पर पाए जाने वाले, आपको बता देना चाहता हूँ कि महासागरीय अधस्तल भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जटिल तथा विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करती है। महासागरों की तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, सबसे गहरे गर्त एवं सबसे बड़े मैदान होने के कारण ये उबड़ खाबड़ होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं? ये उबड़ खाबड़ होते हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। महासागरीय अधस्तल को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों कितने भागों में? ये थोड़ा 5 नंबर का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो महासागरीय अधस्तल को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला भाग है महाद्वीपीय शेल्फ दोस्तों। अब नेक्स्ट भाग देखते हैं, जो कि नेक्स्ट पेज में है। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये दूसरा में महाद्वीपीय ढाल, फर्स्ट में था महाद्वीपीय शेल्फ, तीसरा है गहरे समुद्री मैदान और चौथा है महासागरीय गर्त। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा दोस्तों। ये क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, जल चक्र क्या है, चित्र सहित समझाइए। जो कि दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है इसमें। जल एक चक्रीय संसाधन, आप सभी को पता है दोस्तों, जल एक चक्रीय संसाधन है।
जिसका प्रयोग एवं पुनः प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग भी और पुनः प्रयोग भी किया जा सकता है। जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर वाष्पन प्रक्रिया द्वारा होता है। जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और महासागर से धरातल तक पहुंचता है। जलीय चक्र पृथ्वी पर इसके नीचे, जलीय चक्र पृथ्वी पर इसके नीचे व पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जल के संचलन की व्याख्या करता है। वायुमंडल के जल की संचलन की व्याख्या करता है। जलीय चक्र करोड़ों वर्ष से कार्यरत है और पृथ्वी पर सभी प्रकार का जीवन इसी पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर सभी प्रकार का जीवन इसी पर निर्भर करता है। वायु के बाद जल पृथ्वी का जीवन के अस्तित्व के लिए, वायु के बाद जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है। पता, पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है। जलीय चक्र पृथ्वी के जलमंडल में विभिन्न रूपों अर्थात गैस, तरल और ठोस में जल का परिसंचरण। तो दोस्तों देखते हैं इसका फिगर क्या है। फोटो को देखते हैं थोड़ा कि जल चक्र का फिगर बनाने बोला था, तो देखते हैं दोस्तों। आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा मैं, हालांकि दूसरा फिगर आपको दे दूंगा, लेकिन ये फिगर लिखिएगा तो कोई नंबर कट नहीं सकता है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा है, लेकिन आप लोग को आसान चाहिए तो आसान भी दे सकते हैं। आप कमेंट में बता दीजिएगा, फिगर आपको दिया जाएगा। देखिए ये जो है, ये जो नीचे वाला है, ये सब क्या दोस्तों, ये सब महासागर है। ये सब क्या दोस्तों, ये सब महासागर है। और दोस्तों जो ये सब है, ये सब स्थल मंडल। दोस्तों क्या है सब, स्थल मंडल। ये है स्थल मंडल, जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे दिए गए हैं। और ये यहाँ पे इससे क्या होता है, पेड़ पौधों से क्या होता है दोस्तों, पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। और जो महासागर है, तो महासागर से क्या होगा दोस्तों, ये देखिए वाष्पीकरण हो रहा है, से वाष्पीकरण हो रहा है कि नहीं, तो महासागर से वाष्पीकरण हो रहा है, ठीक है दोस्तों। और जो स्थल मंडल, यहाँ से वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। अब देखिए वाष्पीकरण हो गया और इधर से वाष्पोत्सर्जन हो गया, तो दोनों जब जाएगा ऊपर, तो वहाँ पे वायुमंडल में संघनन होता है। और संघनन के बाद क्या होता है, संघनन का अगला प्रोसेस क्या है दोस्तों, तो संघनन के बाद पानी फिर हमारे धरती में वापस आता है। और इसी को संघनन के बाद यहाँ पे जो जल चक्र दिया गया है वही है। और जल चक्र होता है, उससे पहले देखिए वर्षण होता है। जल चक्र के बाद क्या होगा, मतलब कि जल चक्र वर्षण होता है, उसी को जल चक्र कहते हैं ना। तो वर्षण हुआ, इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है, थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा मैं। रुकिए दोस्तों, ये देखिए ये जो पर्वत है, ये पर्वत है, इस पर्वत पे, और ये हिमालय पर्वत है मान लीजिए। तो इस सब से क्या निकलते, हिम निकलते, बर्फ़, हिम का पिघलना, यानी बर्फ़ का हिम पिघला और पिघल के कहाँ आया, फिर समुद्र में आया, महासागर में आया। और महासागर से फिर वाष्पीकरण के रूप में वायुमंडल में गया, और वहाँ से संघनन होके फिर वर्षण हुआ, और वर्षण से फिर कहाँ आता है, फिर महासागर में आता है। तो जो जल हम लोग आज से हज़ारों वर्ष पहले यूज़ करते थे, करोड़ों वर्ष पहले यूज़ करते थे, वही जल हम लोग आज भी यूज़ करते हैं दोस्तों। और यही है इसका, अगर फिगर चाहिए आपको तो आप कमेंट में बता सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों तो आप ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। और जैसे हाँ, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। इसका क्वेश्चन शुरू होता है दोस्तों, यहाँ जल चक्र क्या है, ये शुरू होता है दोस्तों यहाँ से, जल चक्र क्या है। ये चित्र से समझा आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, यहाँ से ऐसे, यहाँ से दोस्तों आप ऐसे ले सकते हैं। और उसके बाद फिर ये दोस्तों यहाँ से आपको इतना लिखना पड़ेगा। ये लिखने के बाद दोस्तों आपको फिर ये, चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत हर एग्जाम में आते हैं, लगभग एग्जाम में आते रहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, सभी को पता है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के लगभग कितना भाग, 2/3 भाग महासागरों जल से ढका है। इसे अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं दोस्तों। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, समुद्री जल की लवणता से आप क्या समझते हैं, यही तो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। समुद्री जल की लवणता से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन है समुद्री जल की लवणता। समुद्र की जल खारा होता है, हम सभी को पता है, उससे क्या समझते, उस क्या है वो जानना है। तो वर्षा का जल हो या महासागरों का प्रकृति में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवण घुले हुए होते हैं। आपको जान लीजिए दोस्तों, आप जान लीजिए दोस्तों कि वर्षा का जल हो या महासागरों का प्रकृति में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवण घुले हुए होते हैं। चलिए इसको डिफाइन करते हैं।
तो लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्र जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्र जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। इसका परिकलन 1000 ग्राम यानी 1 केजी समुद्री जल में घुले हुए नमक जो कि ग्राम में है की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे प्रायः प्रति 1000 भाग या पीपीटी पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है। लवणता जो है समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है और 24.7 प्रति 1000 यहाँ लिखा है दोस्तों, देखिए प्रति 1000 भाग, इसको क्या कहते हैं प्रति 1000 भाग। 24.7 प्रति 1000 भाग की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। कितना को 24.7 ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। चलिए दोस्तों आपको दिखा देता है अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर थोड़ा लॉन्ग होगा दोस्तों, मतलब सिंपल है तो देख सकते हैं, आपको बता दे रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन है महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो महासागरीय जल की लवणता को वर्णन कर रहे हैं। देखिए महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। ऐसे आपको टॉपिक वाइज टॉपिक लिखना है तो आसान होगा, और मैं छोटे छोटे टॉपिक को लिखा हूँ जो कि नंबर 1 भी नहीं कर सकता। क्वेश्चन है आंसर पहला टॉपिक है वर्षा के कारण लवणता घटती है। वर्षा के कारण क्या घटती है दोस्तों? लवणता घटती है। दूसरा टॉपिक है बड़ी नदियों के जल व महासागरों के आने पर तटीय जल की लवणता कम हो जाती है। जब बड़ी नदी आती है वो अपना शुद्ध जल लाती है, तो समुद्र जिस स्थान पर आता है वहाँ पे उसका लवणता क्या हो जाता है दोस्तों? कम हो जाती है। अब आगे देखते हैं सागरीय हिम के पिघलने पर लवणता में कमी होती है। अब सागर का हिम पिघल गया तो उनसे लवणता कमी होगा। क्या सागरीय हिम पिघलने पर लवणता में रासायनिक कमी होती है। अब चौथा टॉपिक है दोस्तों, चौथा पॉइंट है वाष्पीकरण के फलस्वरूप सागरीय लवणता में वृद्धि होती है। देखिए वाष्पीकरण तो होते रहता है, समुद्र में ज़्यादा जल है और इसे किसमें वृद्धि होता है? तो इससे लवणता में वृद्धि होती है। हाँ तो दोस्तों वाष्पीकरण के फलस्वरूप सागरीय लवणता में वृद्धि होती है, हो गया। अब नेक्स्ट है उच्च वायुमंडलीय दाब तथा प्रति चक्रवाती दशाओं के कारण सागरीय लवणता बढ़ती है। प्रति चक्रवाती दशा और वायुमंडलीय दाब के कारण बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 5 पॉइंट इसमें लिखना है और मैंने 6 लिख दिया है, तो आप 6 में से जो 5 आसान लगेगा वो सबको लिख सकते हैं। 2 क्वेश्चन को देखते हैं। छठा में क्या है, और कोई सब्जेक्ट का चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट का चाहिए। ये छठा पॉइंट है प्रचलित हवा एवं महासागरीय धाराओं के कारण सागरीय लवणता में क्षेत्रीय विभिन्नता रहती है। तो चलिए दोस्तों इस चैप्टर में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे क्लियर हो गए। और आपको अगर कहीं भी अभी दिक्कत है आप कमेंट पूछ सकते हैं, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। चलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं इसको स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का, फिर 3 का, और फिर क्वेश्चन नंबर 4 का ले सकते हैं। 4 का आंसर आपका यहाँ तक आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का ले सकते हैं जल चक्र क्या चित्र से समझाइए। इसका आंसर आपको यहाँ दिया गया है, आप इसका आंसर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इस प्रकार आपको दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो इसका भी आंसर यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 समुद्री जल की लवणता सब क्या समझते हैं, इसका आंसर भी यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 ये है महासागरीय लवणता प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये भी दोस्तों आपको मैंने पढ़ाई दिया। चलिए थैंक यू दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। अरे